नमस्कार, मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर सैयद किरमानी साहब। 2015 का वर्ल्ड कप जो है आने वाला है। 2 ही साल अब रह गया है, तो आपको लगता है कि धोनी उसको डिफेंड कर पाएंगे या फिर धोनी की जगह पर किसी और को ट्राई करना चाहिए? देखिए, मसलन विराट कोहली वगैरह। नहीं, वैसे तो विराट कोहली तो बिल्कुल हैं जी। बिल्कुल ही इज देयर, कप्तानी के मोल्ड में आ चुके हैं वो। जी, जी, जी। और वो फ्यूचर कैप्टन मेरे ख्याल से वही रहेंगे 2015 तक के, जो भी खेलेगा। अभी कह नहीं सकते कि अभी से कि भाई 1983 में किसी के ख्वाबो ख्याल में था कि भाई भारत जीतेगा, नॉकआउट तक के भी नहीं पहुंचेगा। हमारे भी यही नजरिए थे उस बिल्कुल, टाइम। बिल्कुल। तो हमने अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्टेड बना के सारी दुनिया को सिखा दिया कि भाई वीकेस्ट टीम इन द कंपटीशन कैन बी द चैंपियंस ऑन दैट पर्टिकुलर एरा एंड ईयर। तो यहाँ पे लक का सवाल भी होता है। अभी एक साल पहला आईपीएल कौन सी टीम जीती? शेन वॉर्न की टीम जीती। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स कहाँ? हर एक साल अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं खिलाड़ियों के। कोई टॉप फॉर्म पे रहता है, कोई बैड फॉर्म पे आ जाता है। क्या नाम है वो बॉम्बे का खिलाड़ी वलताती, पहला डेब्यू में उसने हंगामा मचा दिया। अरे एक नया खिलाड़ी ऑन दी ब्लॉक्स बोल के आ गया। अब कहाँ है? हमारा कर्नाटका का मनीष पांडे आया, वो कहाँ है? रॉबिन उथप्पा कहाँ है? ये सब युवा खिलाड़ी कहाँ चले गए? आईपीएल के एक परफॉर्मेंस में इन्होंने धमाका। ठीक है। उसके बाद गायब हो गए। किरमानी साहब, आपकी बातों से मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। क्या आप भारत के 3 नौजवान बैट्समैन का और 3 नौजवान बॉलर्स का नाम आप ले सकते हैं जिनको आप सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ के या गावस्कर के मुकाबले उभरता हुआ देख सकते हैं अगले 10 साल या 15 साल में? कई हैं। हाँ। इसमें जिसमें विराट कोहली ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को तीनों फॉर्मेट्स में। बहुत ही बेहतरीन टेम्परामेंट इन्होंने दिखाया है और बहुत ही जबरदस्त कंसिस्टेंसी। एक विराट कोहली, दूसरे एक विराट कोहली है, साथ में अभी आपको दिनेश कार्तिक भी है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। मैं इसको शुरुआत से ही देखते हुए आ रहा हूं ये खिलाड़ी को। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे युवा खिलाड़ियों को कोई ऐसी गाइडेंस होनी चाहिए कोच के माने में। एक कोच ऐसा होने चाहिए कि इनके कैरेक्टर्स पे ज्यादा असर करे। जो खेलने का तो छोड़िए, हर कोई खेल के बारे में ही बताता है, मगर अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना, अपने आप का कैरेक्टर बनाना, ये कोई ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए साथ में इनके, जो इनको साथ साथ उनकी गाइडेंस देते रहे। तो आप, ये नहीं है मेरे ख्याल नहीं है। उस सवाल पर मैं आपसे पूछूंगा। आप 2 ही खिलाड़ियों का नाम ले पाए, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक को, जिनको आप 2 तक जाता हुआ देख रहे हैं। और कई हैं लाइन में है, मगर बॉलर्स समय ही बताएगा। बॉलर्स कोई नजर में नहीं आ रहा। बॉलर्स में आपको है पीयूष जो कपिल और कुंबले की तरह आगे बढ़ सके। बिशन सिंह बेदी की कुंबले की तरह तो नहीं है। बहरहाल एक्सपीरियंस ही बताएगा, समय ही बताएगा कौन अपने आप को उतनी ऊंचाई पर ले आए। ठीक है। ये इसका ये एक ही गुर है कि consistency will show it all. Consistent performance on any walk of life or field is the key to success. आपकी बातों से 2 बातें और निकली। एक तो आपने ये कहा कि ऐसा कोई कोच नहीं है, और दूसरी चीज आपने ये कही कि जो कोच है उसका कंट्रीब्यूशन मुश्किल से 5% होता है। तो क्या आप किरमानी साहब भारतीय टीम का कोच बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। यही तो मेरी इच्छा है और यही मेरा नजरिया है कि जो भी मैंने सीखा है, जिस तरीके से भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने पाया है, इट्स ऑल ड्यू टू क्रिकेट। तो ये जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा मेरे में आया है, तो वो मैं वापस युवा खिलाड़ियों को देना चाहूंगा, जो मैं दे रहा हूं एज ए डायरेक्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एकेडमी, जो 3 साल से कायम हो चुकी। तो साहब, आप कोच बनना तो चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई को तो विदेशी खिलाड़ियों का फोबिया है। नहीं, सुनिए, कोई तो बनाने वाला भी होना है ना। बनना तो चाहता हूं मैं, कुछ करना तो चाहता हूं मैं। हर एक को मालूम है कि मैं कितने पानी का हूं, हर एक को पता है कि मेरी काबिलियत क्या है, मगर मेरे को, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो मैं
आधा वाला। हाँ किरमानी साहब, मैं ये चीजें वो नोटिस जरा कर रहा मेरे हूँ से कि नहीं आप जो होता है है, मैं मेरा दारोमदार जो भी हूं, मैं जो भी मैंने हासिल की है, मैं पूरा क्रेडिट वो ऊपर वाले को देता हूं। और मेरी नमाज और कुरान का जो कंसिस्टेंसी तौर से मैं अदा करता हूं, जो भी इस गुनहगार उस मालिक को जो याद करता है, तो पूरा क्रेडिट मैं उसी ऊपर वाले को नहीं देता हूं। किरमानी और साहब, आप एक अच्छे प्लेयर रहे, आप एक अच्छे विकेट कीपर रहे, आप चयनकर्ता भी रहे, आप एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, आप जो है फ्रेंडली व्यक्ति हैं, आप मुस्कुराते अच्छा हैं, आप जो है लोगों से घुल मिल जाते हैं, आपके भीतर ईगो नहीं है। ऐसा व्यक्ति मुझे भी लगता है कि एक अच्छा कोच हो सकता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर कभी आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट कीपिंग की होती, वेस्ट इंडीज के लिए विकेट कीपिंग की होती, तो आज आपका दावा ज्यादा मजबूत होता। आपका गुनाह ये हो गया कि आप तो भारत के लिए खेलते रहे, आपको कोच कोई कैसे बनाया आज की तारीख में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, विकेट कीपिंग की काबिलियत जो जांची जाती है, जी, हाउ डू यू जज ए विकेट कीपर? विकेट कीपर की काबिलियत सिर्फ जब भी जांची जाती है जब वो स्पिनर्स को ऊपर खड़ा होता है। आप भी फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड थॉमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रख सकते हैं, कोई भी रख ले सकता है फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, मगर मैं समझूंगा कि मैं भारत वासी जो बना हूं, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं। और खास तौर से कर्नाटका से जो मैं रिप्रेजेंट किया हूं, वहां से दो ऐसे स्पिनर्स, लेजेंडरी स्पिनर्स वहां से निकले, एरापल्ली प्रसन्ना, चंद्रशेखर। यहाँ से मेरी विकेट कीपिंग की शुरुआत हुई एज ए स्कूल किड, अनऑफिशियल। तो इन्होंने मेरे को विकेट कीपिंग के स्टैंडर्ड्स दिए। जैसे मैं ऊपर खेलता चला गया, ऊंची क्रिकेट खेलता चला गया, बिशन बेदी साहब आए। ये तीन लेजेंडरी स्पिनर्स सारी दुनिया के इतने मशहूर हैं, आज तक उनकी धूल के करीब भी ग्लोबली कोई भी नहीं आया। और विकेट कीपिंग यही इसी स्पिनर से जांची जाती है। इनकी बदौलत मेरे विकेट कीपिंग स्टैंडर्ड्स ऊंचे हुए। निश्चित रूप से किरमानी साहब, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। नहीं, सुनिए, कि अभी विदेशी खिलाड़ियों को कोच बनाने में प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? अभी ये सवाल आपको, क्या हिंदुस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कोच बनने के काबिल नहीं है, या उनकी काबिलियत उन विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में कम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेहतरीन सवाल किया है आपने यहाँ पे जी। अभी ये विदेशी कोचेस को कौन लेकर आया, क्यों लेकर आए, काहे को लेकर आए, ये मैं जानना चाहूंगा। मैं जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में था, गांगुली कैप्टन थे, जॉन राइट को किसने लेकर आया? आपने आवाज उठाई, आपने सवाल खड़े किए, कोई पूछा? नहीं पूछा। आप पूछ रहे हैं आप मेरे को? आप कहाँ थे उस टाइम पे? क्यों नहीं मेरे से बात की है आप चीफ सेलेक्टर थे, आपसे किसी ने पूछा नहीं, तो आपको खुद से सवाल खड़े करने चाहिए थे ना? नहीं कुमार जी, देखिए, अब यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम्स आ गए। हाँ। यही मेरा तजुर्बा है, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे खुद अपनों को जानना नहीं चाहते। और ऐसे सेलेक्ट हुए हैं कोचेस जहां पे खिलाड़ी जो मौजूद हैं उस टीम में कोचेस से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम्स आ गए। कप्तान ने बोर्ड को सजेस्ट किए कि भाई यार, ये हमारे से कम खेला है और हम आप ऐसे को कैसे कोच बना सकते हो, जहां पे हम उनको रेस्पेक्ट ही नहीं दे सकते। हालांकि वो तजुर्बेकार है, कोच रहेगा, अच्छे इंस्ट्रक्शन देता होएगा जरूर, मगर ईगो प्रॉब्लम। मैं इससे ज्यादा क्रिकेट खेला हूँ, ज्यादा टेस्ट मैचेस तो देश के खिलाड़ियों का पत्ता कप्तानों ने भी साफ किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास मौजूद है खिलाड़ी हु कैन बी ए विकेट कीपर। अब मैं विकेट कीपर होने के नाते इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब जब धोनी को कप्तानी दी गई, पहला मीडिया अटैक मेरे ऊपर रहा, क्योंकि मैं विकेट कीपर रहा। तो कि भाई, क्या आपका नजरिया क्या है, धोनी को कप्तानी दी गई है एज ए विकेट कीपर? तो मैं बोला, इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर सिलेक्शन सारी इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ, जबकि अब हुआ। क्योंकि विकेट कीपर सबसे बेहतरीन जज ऑफ द गेम होता है। अगर विकेट कीपर को अगर आप कोच बना दिए, तो बॉलिंग कोच की जरूरत नहीं, फील्डिंग कोच की जरूरत नहीं, बैटिंग कोच की जरूरत, ये सब बेकार हो जाएंगे, सब आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगे।
एक ही कोच से काम चल जाए। बस एक ही कोच से, और वो भी कैसा रहना चाहिए वो कोच। हर विकेट कीपर कैन नॉट बी ए गुड कोच, हर विकेट कीपर, हर क्रिकेटर कैन नॉट बी ए गुड कोच। लेकिन सैयद किरमानी तो हो ही सकता है। सुनिए सुनिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट मैन यस, फॉर द राइट प्लेस। और मेरे नजरिए से देर आर रॉन्ग गाइज एट द राइट प्लेसेस इन मेजॉरिटी। क्या हमारे इतने महान खिलाड़ी मौजूद हैं हमारे देश में जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफी तजुर्बा रखते हैं, जो कमेंटेटर्स बने हुए हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज क्यों इनको दावत नहीं देती एज कोचेस? मैं ये पूछना चाहूंगा। दिस इज द बिग क्वेश्चन। बिल्कुल, क्यों बाहर के कोचेस को हमारे देश में ले आ रहे हो? क्या वो फाइनर पॉइंट्स दे रहे हैं खिलाड़ियों को? नहीं, इम्पॉसिबल। आई विल वाउच दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फॉरेन कोचेस। सिर्फ वो अपने टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम बताते हैं। मेरे नजरिए से ये कर रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज माई असेसमेंट। जेंटलमैन क्रिकेटर्स, जेंटलमैन्स गेम जो कहा जाता था वो इस दौर में नहीं है। आई एम सॉरी। क्यों नहीं है उसका प्रूफ ये है कि फाइन्स क्यों लगाया आप खिलाड़ियों पर, स्लेजिंग पर क्यों फाइन लगाया आपने, गैर तरीके से जो खेल रहे हैं क्रिकेटर्स उसको क्यों फाइन लगाया? क्योंकि दे आर नॉट प्लेइंग लाइक जेंटलमैन, एज सिंपल एज दैट। दैट इज द प्रूफ। डिसिप्लिन भी कम हो गया। बिल्कुल, डिसिप्लिन कम हो गया। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। I mean, where is the character? I mean, of course, there are बहुत अच्छे खिलाड़ियां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। That is why सचिन has to be there. कितने फॉलो कर रहे हैं सचिन को युवा खिलाड़ी? ठीक है, सचिन को आप बार बार डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे फॉरेन कोचेस की मैं खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हूँ, मगर हमारे अब यहाँ पे मुहावरा कहना जरूरी हो गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर जो कहते हैं। जो भी हमारा ऊपर जाने की कोशिश में रहता है उसको काटो भाई, ये नजरिया रह चुका है। ईगो प्रॉब्लम्स हैं हमारे। अभी सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इज ऑल बिकॉज ऑफ EGO। मैं अपनी सीट पर मजबूत हूं, जो मैं कह रहा हूं सही या गलत होना है और होएगा। नहीं किरमानी साहब, आपके सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं। आप सचिन को एक तरफ डिफेंड भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद भी कोच बनने की इच्छा रखते हैं। अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं, हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं। हाँ जी, मैं अगर हाँ भी कहूँ या ना भी कहूँ, आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट, क्योंकि ये मेरे नजरिए है। तब आपने थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ वक्त आप देना चाहते हैं सचिन को। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या ये सही वक्त नहीं है जब सचिन को संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं 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 मैंने बिल्कुल सीधा कह दिया, बिल्कुल खेलने दीजिए उनको, सचिन को खेलने दीजिए, जब तक के खेले वो खेलने दीजिए। चाहे परफॉर्मेंस रहे ना रहे उनको खिलाना चाहिए जब तक कि वो खेलना चाहें। और IPL ने क्रिकेट को पूरी तरह से तमाशा बना दिया है। हाँ, ये जवाब तो आपका हाँ में आएगा। नहीं, तमाशा नहीं, ये तो एक डिफरेंट बिजनेस बना दिया है। नहीं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको अपनाना चाहिए और खेलना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तमाशा या बिजनेस क्रिकेट को इसने नहीं बनाया है। अब देखिए, क्रिकेट तो एक बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है, स्पोर्ट्स इन जनरल भी एक बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अभी जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो उसको अपनाते हुए जिंदगी बसर करना है। ठीक है किरमानी साहब, क्या आपको भी लगता है, बहुत सारे क्रिकेट फैंस को ऐसा लगता है, क्या आपको भी लगता है कि जो खिलाड़ी आजकल चल जाता है वो क्रिकेट पर कम और बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल हर कोई कमाने की सोच रखता है। जितने मैचेस नहीं खेलता उससे ज्यादा विज्ञापन करता है। देखिए, एक इतना सा छोटा सा पेट है, उसे पालने के लिए क्या क्या करता है इंसान, क्या क्या ख्वाहिशें, क्या क्या डिजायर्स होते हैं उसके, अब इतने छोटे से पेट को भरने के लिए। क्या मैच फिक्सिंग अभी भी चल रही है? वो मुझे पता नहीं है भैया, मुझे पता नहीं है कौन क्या है। इस मामलात में मैं दखल अंदाजी कभी नहीं करूंगा। आपके जमाने में मैच फिक्सिंग थी? मुझे पता नहीं। आपको कभी मैं कभी हवा नहीं लगी, भनक नहीं लगी, जानकारी? अब ये घोड़ों को जो ब्लिंकर्स डालते हैं ना, जी, कि सीधा देखे और सीधा भागे, घोड़े रेस का घोड़ा, तो मेरा सारा क्रिकेटिंग करियर जो था बिल्कुल ऐसे ही था।
और मैं लेफ्ट राइट देखा नहीं क्या हो रहा है, बस मेरा नजरिया यही था कि मैं देश का नाम कमाऊं और तिरंगा झंडा ऊंचा ठीक रखूं। है, आपका नजरिया ये था, बस यही है। आपका नजरिया बिल्कुल सीधा देखने वाला था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे खिलाड़ियों ने क्रिकेट को बौना किया, क्रिकेट को नीचा दिखाया? कोई आज तक के प्रूव नहीं किया इस मामले में। जो इंक्वायरी जो हैंसी क्रोनिये पे हुई थी, उस तरीके की इंक्वायरी किसी बोर्ड ने नहीं की। उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो बिना ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के अजहरुद्दीन और अजय जडेजा को सजा दे दी गई। अभी आप हाँ मुझे अभी हाँ ना भी कहूंगा, दोनों मिला के कहूंगा मैं। ये डिप्लोमेसी भी कहते हैं इसको। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक कह रहा है यार, पॉलिटिशियन है यार बोल के बोल देते हैं लोग। विनोद कांबली ने भी कहा कि 1996 का वर्ल्ड कप फिक्स था, आप मानते हैं? उस दौरे में हम थे ही नहीं, और हम बस जो मीडिया वाले लिखते हैं हम पढ़ते हैं, जो दिखाते हैं हम देखते हैं। 2011 तो हम इसके ऊपर इसके बारे में मैं इसके ऊपर अपना ख्याल भी नहीं दौड़ाना चाहूंगा, क्योंकि अगर हुई है तो बहुत ही खराब चीज हुई है क्रिकेट के लिए। इसको प्रूफ करना बहुत जरूरी था, बहुत अहम था। कोई भी व्यक्ति कोई भी क्राइम जब करेगा तो क्या वो कबूल करेगा कि मैं किया बोल के? कोई नहीं करेगा। कोई ये नहीं करेगा कि भाई मैं किया। मगर कुछ ऐसे क्राइम्स हो चुके हैं जहां पे आप मशहूर और मारूफ जो अपने देश के लिए नाम कमाए हैं उनको उभर के नहीं आने देते हैं, क्योंकि देश का नाम खराब होगा। मगर साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, कुछ व्यक्तियों को स्केप गोट बनाया जाता है ताकि लोग को मालूम है कि भाई हम एक्शन लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, और जब तक के कोई चीज न मैं देखा, अगर देखा हूं तो जरूर कहूंगा, अगर सुना हूं तो नहीं मानूंगा। मैं देखा हूं और सुना हूं जब भी मुझे यकीन आएगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कईयों को बलि का बकरा भी बनाया गया, और कई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह का क्राइम किया होगा लेकिन साफ बच गए क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा इस मौके पे, जबकि आप ये सबूत और क्राइम की बात जब निकली है, जितनी ज्यादा क्राइम है, जितनी सख्त से सख्त क्राइम होती है, उसी तरीके की सजा देनी चाहिए उस व्यक्ति को। कि जैसे कि अब दी हॉट टॉपिक जो चल रही है बलात्कार पर, तो कानून का ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए जिस तरीके से उस विक्टिम पर बलात्कार किया गया या रेप किया गया, उसी तरीके से उसको सजा देनी चाहिए मरे दम तक। जब भी आपको सुधार आएगा, जब भी आपको जो भी क्राइम करने जा रहा है सोचेगा यार मैंने इस तरीके का बलात्कार किया तो मुझे सजा ऐसी ही मिलेगी। हमारे पास लॉ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पनिशमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखिए, मैच फिक्सिंग की बात आपने सवाल किया, अभी फायदा क्या आपको कि भाई 2 साल के बाद फिर वापस बैन उठा ले रहे हैं आप, या 5 साल के बाद उठा ले रहे हैं क्रिकेटर के ऊपर, तो फायदा नहीं है उसमें। अभी अरे यार मैं तो मेरी जिंदगी बना लिया, ठीक है, बाहर आ जाता हूँ 1-3 साल के बाद, जेल से बाहर हो जाता हूँ 3 साल के बाद, वो उसे पनिशमेंट नहीं कहते हैं मेरे हिसाब से। पनिशमेंट तो इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रांग पनिशमेंट, लाइफ टाइम होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी पब्लिक को मालूम होनी चाहिए कि भाई क्या किस किस्म की पनिशमेंट दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। आप बड़ी बातें कह रहे हैं किरमानी साहब, और इंटरव्यू अब अपने आखिरी दौर में है। एक दौर ऐसा आया जब आपको फिल्मों का भी चस्का लग गया। नहीं, चस्का नहीं लगा। आपने एक फिल्म बनाई, एक फिल्म में आपने काम किया। हाँ जी, वो एक मौका आ गया था जबकि हमारे बड़े अजीज दोस्त और खिलाड़ी और महान क्रिकेटर संदीप पाटिल, जबकि मालूम हुआ कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं और हीरो बन चुके हैं, तो हमने ऐसे ही मजाक किया उनसे कि यार तुम हीरो बन गए यार, हमें भी कहीं एक आध चांस दे दो, क्योंकि मैं तजुर्बा करने में कहीं पीछे नहीं हटता। 83 वर्ल्ड कप के दौरान जब हम जीते तो हर एक प्लेयर को लॉर्ड्स की बैल्कनी पे बुलाया गया, और सारे के सारे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड तो खचा खचा ऐसा
पूरे एशियंस हमारे और सब मिलके, ग्राउंड नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ पब्लिक नजर आ रही थी। तो हम उनके चीयर्स को ऐसो एक्नॉलेज करने हर एक प्लेयर एक एक के बाद एक आए। तो उस मौके पे हमारे फरूख इंजीनियर साहब ने सिगार दे दिया मेरे को एक। तो मैं एक बहुत बड़ा फैन था क्लिंट ईस्टवुड का, जो हॉलीवुड का बहुत मशहूर और मारूफ हमारे ज़माने के एक्टर थे। तो जिस तरीके से वो सिगार को चबाते थे दांतों के बीच में रख के, तो मैंने भी वही स्टाइल से वो सिगार को मुंह में रख के बैल्कनी पे जाके हाथ हिलाया, क्राउड को एक्नॉलेज किया, उनके चीयर्स को। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ कभी अजनबी थे, जो संदीप पाटिल उसके हीरो थे, सो बैठ के देख रहे थे वो, अरे यार ये सीन में ये बहुत ही जमेगा, इसको पकड़ो। तो वापस हम आए जब इंडिया को, तो संदीप पाटिल ने कहा कि यार किरी मेरी पिक्चर में काम करेगा। आपने उस फिल्म में विलेन का रोल किया था? नहीं। उस फिल्म के विलन थे शक्ति कपूर। अच्छा। नंबर 1 नहीं हुआ आफ्टर अमरीश पुरी, जो हमारा हेयर स्टाइल। तो आपने शक्ति कपूर को 2-4 घूंसे मारे उस फिल्म? अरे नहीं। अभी वो विलेन को घूंसे नहीं मारे, वो क्या हीरो हुआ? नहीं सुनिए ना, नहीं सुनिए, उसमें हमारा रोल ये था कि भाई टू प्रोटेक्ट गुड गाइज। आई वाज द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, प्रोटेक्टिंग गुड कैरेक्टर्स, इरेडिकेटिंग बैड एलिमेंट्स। ये मेरा रोल था। अच्छा। शक्ति कपूर वॉज द मेन विलन। मगर फिल्म इंडस्ट्री सोची कि भाई पिक्चर को पॉपुलैरिटी मिलेगी, सैयद किरमानी को विलन का उसका बना देंगे बोल के। और आपके जमाने में किरमानी साहब किस तरह के क्रिकेट फैंस हुआ करते थे? आजकल तो देखते हैं कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पीछे लड़कियों की फौज है, कतार है। या बिल्कुल जिस तरीके से इस दौर में है लड़कियों की फौज जो आप कह रहे हैं, तो सोच यही होती है कि भाई कोई भी एक अच्छे खिलाड़ी या एक नामदार खिलाड़ी का साथ रहें और नजर आए उसके साथ। तो उस किस्म के हमारे भी दौर में कई क्रिकेट लवर्स हमारे साथ थे, मगर जिस किस्म की सिक्योरिटी इस दौर में है वो हमारे दौर में उतना खास तो फैंस जो है इजीली मिक्स हो पाते थे? बिल्कुल हमारे फैंस कई हैं, अभी भी हैं। तो आजकल तो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, लेकिन आपके जमाने में मैंने सुना है कि खून से चिट्ठियां लिखते थे लोग। अरे वो पता नहीं, वो चिट्ठी अभी तक के मेरे को आई नहीं। शायद गावस्कर को आई होगी। रवि शास्त्री वगैरह को शायद आती हो। पता नहीं मेरे को किसको किसको खून की चिट्ठियां आने लगी। ये तो ये नई बात कही आपने, खून की चिट्ठी आई थी। कौन से जो फैंस हैं, जो लवर्स ऑफ द गेम है, या खिलाड़ियों के ऊपर जो फिदा हुए हैं, जो अपने खून से लिखकर चिट्ठियां लिखते थे। तो कोई लड़की आपके पीछे पड़ी थी उस जमाने में? कोई याद आती है आपको? हाँ जी, कई अप्रोच किए हमें। हमारे हिसाब से हम बिल्कुल किसी का शिकार नहीं बने। अगर आप पूछेंगे तो विच इज द बेस्ट कैच ऑफ माय एंटायर करियर, अगर पूछेंगे तो मैं मेरी बेगम जो बनी, मेरी हबीबा, जिससे मैंने शादी की, दैट वॉज माई बेस्ट कैच। तो वो भी आपकी फैंस में शामिल थी या? फैंस में नहीं, शी इज फ्रॉम ए क्रिकेटिंग फैमिली। हर अंकल प्लेड फॉर नजम हुसैन उनका नाम था, जो साउथ जोन खेले, कर्नाटका स्टेट को खेले, और उनके 3-4 चचाएं जो थे। हुसैन फैमिली वॉज ए वेरी वेल नोन फैमिली ऑफ कर्नाटका। मेरे दादा ससुर जो थे वो ही वॉज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ कर्नाटका और चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका। तो आप अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ जो आपकी, बस वो गर्ल फ्रेंड्स ही रहे, बस उनके साथ कभी हैंग आउट वगैरह करने के लिए आप नहीं निकले? अभी देखिए, जब पार्टीज में मिलते हैं तो माँ बाप अपने बेटों को साथ में मिलाने लेके आते हैं। उस मौके पे हम कई लड़कियों से बात करते हैं। अलग से कभी किसी होटल में? नहीं, वैसे कोई अलग हमारी चोरी छुपी। आप ये बताइए, कोई बताएगा कि हाँ मैं इस लड़की के साथ गया, क्या मैं उस लड़की के साथ गया? कोई बताएगा क्या? ये तो पर्सनल सवाल हो गया। तो आप छिपा तो नहीं रहे? कोई बताएगा क्या? नहीं, कोई नहीं बताएगा। तो आप बताएंगे
बताएंगे कि आप कितने गर्लफ्रेंड्स हैं आपके? अब बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और किरमानी साहब, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। हाँ जी, बताइए। जब आप खेलते थे तो आपके जो सिर पर काफी सारे बाल थे, काफी सारी हरियाली थी, और आज जो है बिल्कुल वीरान है, सपाट है। अरे बिल्कुल, ये भी एक स्टोरी ही है। जब हमारे थोड़े से जरा पेशानी लंबी होने लगी जी, तो हम उस दौरान 81 में दुबई में शारजाह क्रिकेट खेल रहे थे। शारजाह बेनिफिट जो होता था, बेहतरीन बेनिफिट रहा वो। उस मौके पे हम बहुत ही करीब थे मक्का मदीना के। 81 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने वहाँ पे जियारतों के लिए गया, उम्रे के लिए गया मैं। तो उम्रा करने के बाद एक रिवाज होता है कि भाई बाल साफ करें। तो हमने बाल निकाले वहाँ पे। वापस आने के बाद हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट बेंगलोर में इनॉग्रेट किया, और प्रिंट मीडिया वालों ने ऐसी तस्वीर छापी और छापकर कहा कि यूल ब्रेनर ऑफ इंडियन क्रिकेट। यूल ब्रेनर तो बहुत आसानी के साथ, बाल तो नहीं थे इसीलिए बहुत जल्दी से घुस गई वो चीज हमारे दिमाग के अंदर। यूल ब्रेनर ऑफ इंडिया, अरे देखेंगे, एक तजुर्बा करके देखेंगे कि ऐसी ही स्टाइल में हम क्रिकेट खेलें, क्रिकेटिंग फील्ड में उतरे। तो इतना क्लिक हुआ ये मेरा शेप्ड है, मेरा स्टाइल। तो इस मौके पे एक वाकया भी सुनाना चाहूंगा मैं। जब हम 1979 पहली दौरा जो पाकिस्तान में हुआ 14 साल के बाद, जनरल जियाउल हक प्रेसिडेंट थे उसकी, तो बिशन सिंह बेदी कैप्टन थे। तो मिले हम जनरल जियाउल हक से, और फतेह सिंह राव गायकवाड़ जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड के उस जमाने के, बहुत ही शानदार शख्सियत थे वो। तो उन्होंने जियाउल हक, प्रेसिडेंट जियाउल हक से इंट्रोडक्शन जो किया, तो सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी जैसे जैसे बोलते गए, उस मौके से उसी तरीके से जनरल साहब ने भी हमारा हाथ हिला रहे थे। 79 की बात थी ये। तो बाल थे मेरे को। तो 82 में जब वापस गए, गावस्कर कैप्टन थे और सेम प्रेसिडेंट से मुलाकात हो रही है, ऐसा था मैं। तो सुनील ने कहा कि सैयद किरमानी, चले गए। 2 खिलाड़ियों के बाद रुक गए प्रेसिडेंट साहब जनरल जियाउल हक, और सुनील से पूछने लगे कि यार पिछले ट्रिप में एक सैयद किरमानी थे आपके टीम में विकेट कीपर, वो कहाँ है? तो सुनील ने कहा अभी मिले आप उनसे। तो बताया मेरी तरफ, वहां पे खड़े हैं देखिए। तो वापस आ गए और हाथ बढ़ाया उन्हें और मेरे सिर को देखने लगे। तो कुछ कहने से पहले वो हाथ हिलाते चले गए मेरा और सिर को देखने लगे। तो मैंने कहा कि सर दिस इज माय न्यू हेयर स्टाइल। न्यू हेयर स्टाइल? ऐसा जोरदार कहा मारे जनरल जियाउल हक और चले गए। किरमानी साहब, आपने सारे सवालों के जवाब बड़े जिंदा दिली से दिए और बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिए। आप मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे बात करने के लिए। और जो जो सवालात किए आपने, बहुत ही अहम सवालात किए। जो भी मुझे मेरा तजुर्बा रहा मैं पेश कर दिया, और कुछ ऐसी सही हकीकत की बातें मैंने कही है। अगर किसी को बुरा लगा तो बुरा मत मानिए। नहीं, बुरा मानने की तो कोई बात है नहीं। सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी विनम्रता भी बरत रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।